आज दादा के विशेष निमंत्रण पे मैं यहाँ आया हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, हालांकि मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर दादा आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हो उन्होंने बहुत नाम कमाया है। नहीं सही कह रहे हो? नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सही, दादा आपको मालूम है विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गए। सही बता रहा, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा से मैं ब्याज समेत लौटा कर आऊं। ये भी देशभक्ति है। दिनेश पाठक जी देशभक्ति की बात कर रहे थे, ये भी देशभक्ति है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे, भूखों के लिए निवाले अच्छे, और सफेद पोश देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और ये सफेद पोश देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है दादा, क्योंकि एक पार्टी का आदमी खड़ा होकर कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उसने बात बोली, समस्या ये है कि जिस वक्त उस बेवकूफ नालायक ने बात बोली, यदि वो छुरी उसकी गर्दन की बजाय यदि उसकी जुबान पे रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। और बड़ी बात तब हो गई जब कई कवियों ने उसके विरोध में कविताएं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी। मैंने तो दादा केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आप सबको लग जाए कि यदि सही लिख दिया तो यहाँ से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैं अभी नहीं, बाद में मैंने लिखा कि गलती कोई भी करे, हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए। गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोल सके, मेरा तो कहना है उस जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हैं? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरा दी थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ और मेरा अवतार हुआ है। रानी साहिबा, ये सब भाग्यशाली लोग हैं कि आज इनको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। नहीं भाई साहब, आपने वाह करी, धन्यवाद। आप नहीं, आप मेरे रिश्ते में साड़ू भाई लगते हो। नहीं, कलर से तो मैं कह रहा नहीं कि क्या काला काला करते हो, तमाम प्रकार के। और मैं बताता था, मेरे साथ तो घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना, किसी के लिए हो नहीं, मेरी पत्नी के लिए तो है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए ऐसे थोड़ी प्राप्त हुआ। मैं मेरी पत्नी मुझे पाने के लिए मेरी पत्नी ने 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 2 बार 16 सोमवार करे, तब मैं उसे प्राप्त हुआ। 16वें सोमवार के दिन वो हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई कि हे भगवान, मुझे सुंदर सुयोग्य वर दे, तुझे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान भोलेनाथ बोले, उन्होंने कह दिया तथास्तु। मैं घोड़ी चढ़ के तोरण लगाने के लिए जैसे उसके दर पे पहुंचा तो मुझे देख के वो ऊपर से ही चिल्लाई कि भगवान तेरा एक कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान भी ऊपर से ही बोले कि जैसा बीज डालो वैसे ही पुष्प खिलता है, और बेटा 100 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। अभी गंगवाल बस स्टैंड पे उतरा था, एक जूते की पालिश वाला का, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये दिनेश पाठक मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता।
मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया कौन से कलर की दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की दिखाऊं? आपकी क्या भाई साहब के स्किन के कलर की? मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो कि ऐसे ऐसे नखून घिसने से बाल काले रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला, तू तो सफेद करने के लिए बता। ये दादा बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए मैं, दादा और भुवन मोहिनी। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो वो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका दादा को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका भुवन मोहिनी को, तो झेलने वाला में उड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका। हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए क्या रे चले वे को तो मत फेंको रे। जब बात समझ में आ रही थी एक बार ताली बजा सकते। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं बेटवा में रहता हूँ। नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति पहली बार गांव के तालाब में जाके कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। उसके बाद ये मुझे मुंबई एक प्रोग्राम में लेके दादा जिस होटल में ठहराया हुआ स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा गया, कूद गया तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया तो इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि आसपास के जितने भी चीलकों के सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ? तो क्या हमारा देवता बन गया है? भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता है, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बूढ़े हो गए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, चिंतित हो गई। ये प्रजाति है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे जेट प्लस सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती? मेरी तो यह स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरिया और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं। नहीं, मैं जैसे आया तो राजा साहब पूछने लगे कह रहे गुरुदेव अपने को कवि सम्मेलन कराना है, बोरिंग थोड़ी कराना है। नहीं सही बता रहा हूँ। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ? तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा ऐसे मेरा क्या योगदान? तो कि नहीं आप पैदाइश तो वही क्यों डिलीवर गलत है क्या होगा है? और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि आपने ये प्रोग्राम गुरुवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा होता तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर क्या निकलूं? घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनिवार समझ कर तेल चढ़ा जाती है और अगरबत्ती मेरे कान में खोज जाती है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें? अच्छा, मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने बोला कोई नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये माइक वाला खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देगा। जब बात समझ में आएगी तो ताली बजाएंगे।
क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूं। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहते सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्माए मत, ताली बजा। वो अभी तक ताली बजा रही। तो क्या अच्छा महिलाओं के बारे में क्या? उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्या भगवान नहीं करे कभी मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी हो तेरी छोटी बहन भुवन मोहिनी के साथ ही रहने का है। अच्छा ये वही लोग ताली बजा रहे जिनका मन मेरे मन से मिलता है। क्या बात करें महिलाओं के बारे में। अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम में जाऊं उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश हो नहीं हो जाता, महिलाएं खुश हो जाती हैं, उनका अपने पति के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, महिलाएं खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। और क्या क्या बात। अच्छा मेरे साथ तो समस्या है, मैं किसी महिला को अगर नहीं देखूं तो क्या काला कट देखो देख ही नहीं रहा है, और देखो तो क्या कहते काला कट घूर घूर के देख रहा है। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हूं कि भुवन मोहिनी मुझे हंसकर देख रही है कि देखकर हंस रही है। मैं परेशान हूं क्या होता, कभी कभी सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूं कि देश में शेर बचे कितने हैं। आदरणीय बेटी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है। हाँ? और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है, और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं। कि कोई गेंडा समझता है, कोई पैसा समझता है, और यहाँ बालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंसियों कहती सहेली से, ये सखी है कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे जरूरी है भैया, ये भी जरूरी है। अरे वो जीजा सा लगने लग गया है ना है? अब जीजा को समझते क्या आप? जिससे जीजी का सुहाग है उसको सब कहते हैं जीजा। जीजा जिससे जीजी का सुहाग है उसको सब कहते हैं जी जा, इसीलिए तो बहुत बहुत दिन तक जीवित रहता है जीजा। है कर्तव्य की बात कि कितना किस्मत वाला जीजा जी है। जीजा जी को उल्टो पलटो फिर भी साला जीजा जी। बहुत बढ़िया बात है अचरज की बात कि कितना किस्मत वाला जीजा जी है। जीजा जी को उल्टो पलटो फिर भी साला जीजा जी है। जी जी के जी जी में परमात्मा और शुरू रखे आपको। शुरू तो रह गई रे बेटा, चिंता मत कर, तू जहाँ जहाँ पे उखड़ेगा मैं वहाँ जमा दूंगा। मैं तो उखड़े नहीं, मैं तो ये शंका में पड़ गया कि दादा रोज रात में कहते हो कि इतनी बजे के मजा नहीं आ रहा है। नहीं मजा आ रहा है, मजे का क्या? एक बार ताली बजा। मजे का क्या बेटा, नहीं आए तो 3 दिन नहीं आए, और आए तो 3 मिनट में आ जाए। आप तो ये बताओ कि मुझको देख मजा आ रहा है कि नहीं मेरे से? तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि भगवान तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बढ़ती हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असमानता वृद्धि हो गई।
एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ लगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कही गई। मैं तो केवल 4 लाइन कहकर इसका प्रत्युत्तर दे देता हूँ कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते हैं। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। मुझे तो याद है मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि बेटा लोगों को खूब हंसाना, खूब ठहाके लगवाना, किंतु एक बात हमेशा याद रखना कि तुमने हंसी किसी के आंसुओं की कीमत चुकाकर तो प्राप्त नहीं की। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम चला सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। क्या बात है, बहुत अच्छा है बेटा, तू तो पीटी भी करवा लेता। दोनों हाथ उठाओ, ये तो अच्छा है कि ये और कुछ नहीं बोल रहा है। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा। अनिल खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। तब मैं कहना चाहता हूँ साहब के आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। क्या आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है। और बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है। दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना कि भाई की कलाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में। उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई। वाह वाह वाह।